वेलकम मेरे बच्चों, रेस आईएएस के इस पटल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज हम लोगों का विषय है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मेरे मित्र, यह उभय पद प्रधान समास है। उभय पद प्रधान का मतलब होता है, उभय का मतलब दोनों पद। दोनों पद प्रधान है। ठीक दोस्तों, इसका सूत्र है, च अर्थे। च अर्थे द्वंद्वः। च का हिंदी में मीनिंग होता है और। ठीक है ना? तो च अर्थे द्वंद्वः, उसका तात्पर्य है कि जिस सामासिक पद के मध्य च यानी और का भाव विद्यमान हो, इसी और को लगाने से विग्रह तथा लोप करने से समास होता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस सामासिक पद के मध्य च यानी और का भाव विद्यमान हो, इसी और को लगाने से विग्रह तथा लोप करने से समास होता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आइए मेरे मित्रों, इसको देख लिया जाए, क्योंकि इसके दोनों ही पद प्रधान होंगे। ठीक है ना? और दोनों पदों के मध्य च यानी और का भाव सदैव विद्यमान रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा आवागमन, है ना? आवागमन। कथोपकथन, लेन देन, हानि लाभ,
दिवा रात्रि, अहह रात्रि। देखते चले आइए आप। हरि हर, नरसिंह नरहरि, नर नारायण आदि। अब इनका हम विच्छेद कर लें। आवागमन, आना और जाना। कथोपकथन, कहना और सुनना। लेन देन, लेना और देना। हानि लाभ, हानि और लाभ। दिवारात्रि, दिन और रात्रि। अहह रात्रि, ये भी दिन और रात्रि। हरिहर, विष्णु और शंकर। नरसिंह, नर और सिंह। नरहरि, नर और सिंह। नर नारायण, नर और नारायण। देखो मेरे दोस्तों, ये जो तीन हैं, ये द्वंद्व समास से निकल करके कहाँ चले जाएंगे? बहुव्रीहि में। ये तीन बहुव्रीहि में चले जाएंगे। ठीक है। नरसिंह अर्थात विष्णु, नरहरि ये भी विष्णु हैं, नर नारायण ये भी विष्णु हैं। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए, और च अर्थे द्वंद्व, इसी और को लगा दिया तो विग्रह हो गया, अलग अलग हो गए पद। विग्रह मतलब पदों को अलग अलग करना, समास मतलब पदों को एक करना। तो और का लोप कर दिया तो सारे के सारे समास हो गए, और को जोड़ दिया इसमें तो सारे के सारे विग्रह हो गए। ठीक है। देखो दोस्तों, ये द्वंद्व समास भी जब हम लोग ऑफलाइन करेंगे तो इसमें आपको और मज़ा आएगा, और भी इनके हम स्टेप्स बना लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना। कैसे इसमें इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, कई तरह के द्वंद्व आएंगे। तो हालांकि वो इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं आपके लेवल पर, फिर भी एक जानकारी हम लोग उस विषय से संबंधित भी कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलें। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा आखिरी समास है वो है बहुव्रीहि। ठीक है। हम लोग अव्ययी भाव पढ़ लिए, कर्मधारय पढ़ लिए, द्विगु पढ़ लिए,
तत्पुरुष पढ़ लिए, द्वंद्व पढ़ लिए। बाकी समास हमारा बचा है कौन? बहुव्रीहि। आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, ठीक है। हालांकि ये समास हम गिफ्ट में आपको पढ़ा चुके हैं, पर डायरेक्ट चैप्टर के रूप में नहीं, हर समास में हमने उसका जिक्र किया है, आपको समझाया है कि कौन सा पद अपने समास से निकल करके बहुव्रीहि में जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके लक्षण और उसके कारण सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी उसको एक अलग सेपरेट चैप्टर के रूप में भी जान लें, वरना आप लोग कहेंगे कि सर एक समास छोड़ दिए, तो कहने की बात ना रहे हैं। हम सारे पूरे समास को जाने और पढ़ें। तो आइए मेरे दोस्तों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। मेरे दोस्तों, पहला चीज तो जाने कि यह उभय पद अप्रधान होता है। यह उभय पद अप्रधान समास होता है। ठीक दोस्तों, ये उभय पद अप्रधान समास होता है। इसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते। इसका सूत्र है श्रीमान जी का सूत्र समझ लीजिए। ये कहते हैं तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि। तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि। तृतीयाक्षर का मतलब क्या हुआ? हम लोग अभी देखे थे ना, दो पद जोड़ करके समास बनाए तो दो पद हो गए। लेकिन अगर जिस समास के इन दोनों पदों का अर्थ नष्ट होकर कोई तीसरा पद चला आए तो वो तृतीयाक्षर कहलाएगा। तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि। जैसे हमने यहां लिखा नील कंठ, तो ये एक पद और ये दूसरा पद। अब हम यहां पर समास कर दिए, क्या हो गया? ये नीलकंठ। और नीलकंठ होते ही ये क्या हो गया? रूढ़, या रूढ़ यौगिक कर दिया मैं इसको। लो, रूढ़ यौगिक हो गया, अर्थात नीलकंठ कौन है? शिव है। अब यहां देखिए तीसरा पद प्रधान हुआ न, इस पद की प्रधानता रह गई न इस कंठ के पद की प्रधानता रह गई। दोनों ने ही अपने अर्थ को, नीलापन और कंठ यानी गर्दन, इन दोनों ने ही अपने अर्थ का त्याग कर दिया। और एक तीसरा अर्थ जिसका कि विग्रह की दशा में न इस शब्द से कोई संबंध है न इस शब्द से कोई संबंध है, पर समास होते ही वह रूढ़ हो गया। और किसके लिए रूढ़ हो गया? शिव के लिए। तो नील और कंठ दोनों पद अपने अर्थ का त्याग करके एक तीसरे अर्थ को महत्व दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हाथ जोड़ के बोलूं, हे भगवान नीलकंठ, आप आशुतोष हो, मुझ पर कृपा करो, तो मैं किसको कह रहा हूं? आप अच्छे से जान रहे हैं कि मैं शिव को कह रहा हूं, जबकि हमने शिव का कहीं नाम नहीं लिया। पर मेरे कथन के अर्थ की प्रधानता कहां जा रही है?
शिव से संबंध ले रही है। तो तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि, जहां तीसरा अर्थ प्रधान हो जाएगा वहां बहुव्रीहि होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां दोनों ही पद समास होने पर रूढ़ यौगिक शब्द बनेंगे, अलग अलग हैं तो ये रूढ़ यौगिक नहीं बनेंगे, यानी ये बहुव्रीहि समास नहीं हो सकते। बहुव्रीहि समास तभी होगा जब समास हो, पद अलग अलग हैं तो शिव का अर्थ इनसे नहीं निकल सकता। अतः समास होने की दशा में जब दोनों पद अपने अर्थ का त्याग कर देते हैं और किसी अन्य अर्थ को महत्व दे देते हैं तो उसके कहा जाता है तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि। अब तृतीयाक्षर क्या है इसको जानिए। ये तो मूल संज्ञा पैदा होता है, ठीक, और रूढ़ शब्द बनाया जाता है। इसी रूढ़ शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। या पर्यायवाची, या उपाधि, या नामित, या लक्षण। ठीक है ना। रूढ़ शब्द, कोई भी शब्द रूढ़ कब होगा? जब वह शब्द किसी अन्य संज्ञा का विशेषण हो, या पर्यायवाची हो, या उपाधि हो, या उसके लिए पेटेंट कर दिया गया हो, नामित हो, पेटेंट हो, या उस संज्ञा का मूल लक्षण हो। यदि ये चीजें किसी शब्द के साथ जुड़ जा रही हैं और शब्द यौगिक होकर किसी अन्य संज्ञा को इंगित कर दे रहा है तो वह बहुव्रीहि समास का पद होगा। ठीक मेरे दोस्तों, इसी को क्या कहा गया है? बहुव्रीहि समास। अब इनका अगर भेद देखा जाए, बहुव्रीहि का भेद, तो बहुव्रीहि के भी 6 भेद होते हैं। बहुव्रीहि के भी 6 भेद हो जाएंगे। नंबर 1, अव्ययी बहुव्रीहि। नंबर 2, कर्मधारय बहुव्रीहि। नंबर 3, द्विगु बहुव्रीहि। नंबर 4, तत्पुरुष बहुव्रीहि। नंबर 5, द्वंद्व बहुव्रीहि। और नंबर 6 तो बहुव्रीहि है ही है। ठीक है ना। अब जैसे आप सवाल कर सकते हैं कि सर अव्ययी बहुव्रीहि, कर्मधारय बहुव्रीहि, इसका क्या मतलब है? तो आप लोगों को मैं समास पढ़ाते समय बोला भी था, याद होगा, कि कोई भी समास का पद, किसी भी समास का पद यदि किसी अन्य संज्ञा का विशेषण, पर्यायवाची, उपाधि, नामित या लक्षण हो जाएगा तो वह अपने समास से निकल करके बहुव्रीहि में चला जाएगा। आइए इस चीज को फिर से आपको रिपीट करके दिखाएं। देखें आप, जैसे अव्ययी में था तो अव्ययी में हमने आपको दिया होगा अजात शत्रु, अजात शत्रु, ये अव्ययी था। अजन्मा, ये भी अव्ययी था क्योंकि अजात शत्रु एक राजा का, अजन्मा ब्रह्म का लक्षण है। कर्मधारय में आप लोग आए होंगे तो कर्मधारय में भी आपने देखा होगा नीलकंठ है, गिरिधर, श्रीधर,
ये तमाम शब्द कर्मधारय के हैं, लेकिन बहुव्रीहि में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूढ़ यौगिक बन रहे हैं, यानी किसी अन्य संज्ञा का विशेषण बन रहे हैं। दिग में आप आएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखे होंगे त्रिलोचन, त्रिभंगी, दशानन। ये देखिए द्विग के समास हैं, क्योंकि द्विग क्या कहता है? संख्या पूर्वो दिगु। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास कहलाता है। अब ये देखिए त्रि, त्रि, 10 सबका पहला पद संख्यात्मक है, अतः यह द्विगु का है। लेकिन अभी कहाँ चला जाएगा? बहुव्रीहि में। क्यों? क्योंकि वो विशेषण बन गया, या उपाधि या लक्षण बन गया, या पर्यायवाची बन गया। जैसे त्रिलोचन शिव का पर्यायवाची है, त्रिभंगी कृष्ण का पर्यायवाची है, दशानन रावण का पर्यायवाची है। तो तीसरा देखिए अर्थ कौन निकला? यहाँ पर निकल गए शिव, तीसरा अर्थ आ गया त्रिभंगी, यहाँ निकल गए कृष्ण। तीसरा अर्थ आ गया यहाँ दशानन, निकल गया रावण, यहाँ पर भी तीसरा अर्थ आ गया। यानी 10 और आनंद से कुछ मतलब नहीं है। तीन और टेढ़ा, भंगी माने भंग माने होता टेढ़ा, 3 तरह से टेढ़ा होना, इसका भी कोई अर्थ नहीं रह गया। कृष्ण बन गया त्रिलोचन, 3 आंख, यानी ये शिव का उपाधि है, शिव के लक्ष्य विशेषण है। अब इसी तरह से तत्पुरुष में आप आए थे तो तत्पुरुष सब मिलाकर के कै ठो था? 6 ठो था। 6 में आपको कोई न कोई उपाधि अवश्य मिली थी। जैसे एक में मिला होगा आपको कर्मधारय में क्या था? मातृहंता। मातृहंता किसको हुआ था? परशुराम। ये बने थे ना। मातृहंता आपको स्वयंभू हुआ था। स्वयंभू अर्थात शिव, ये भी आ गए थे आपके, ठीक है ना। मनोज यानी कामदेव, उर्वशी, अप्सरा। तो आप तत्पुरुष समास में भी तमाम मिले होंगे। उसी तरह से द्वंद्व बहुव्रीहि, द्वंद्व बहुव्रीहि में कौन कौन से आ जाएंगे? वे समास जो द्वंद्व के हैं लेकिन पर्यायवाची या विशेषण बनने के कारण बहुव्रीहि में चले गए, उनको हम द्वंद्व बहुव्रीहि के नाम से जानते हैं। इनको हम, इनमें मूल रूप से जैसे हमने यहाँ लिखा नरसिंह, आपको याद होगा प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया था। इसी नरसिंह का एक दूसरा नाम है नरहरि। हरि माने विष्णु, अरे हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, तो नरहरि, ठीक है। ये नरहरि से ही नाहर बना था, तो नरहरि, नरहरि भी विष्णु हो गए, यानी आधा मनुष्य नर, हरि आधा सिंह का शरीर। ये भी विष्णु की ही वो था, पर्यायवाची थी, नरहरि हो गए। नर नारायण आपको ये भी मिला होगा, ये भी विष्णु जी के ही लक्षण वो हैं, पर्यायवाची हैं। तो जो द्वंद्व समास के शब्द बहुव्रीहि में गए, द्वंद्व बहुव्रीहि, जो तत्पुरुष समास के शब्द बहुव्रीहि में गए, तत्पुरुष बहुव्रीहि, जो द्विग समास के शब्द बहुव्रीहि में गए और द्विग बहुव्रीहि, जो इसी तरह से सारे समासों के शब्द जो बहुव्रीहि में गए, जिस समास से गए वही बहुव्रीहि का नाम पड़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो कुल बहुव्रीहियों की संख्या कितनी हो गई? यहां पर 5। मेरे दोस्तों, हम लोग लगभग समास का चैप्टर ऑनलाइन के लिहाज से, ऑफलाइन के लिहाज से नहीं, ऑनलाइन के लिहाज से
पूरा किए हैं। इससे संबंधित कुछ चीजें हों जिसकी हम लोग चर्चा और कर लें, जैसे कि सभी समासों में, पहला प्रश्न, सभी समासों में कौन ऐसा समास है जो समास नहीं है? एक तरीका प्रश्न का ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, निम्न समासों में कौन समास नहीं है? ठीक है, पूछ सकता है कि सभी समासों में कौन समास नहीं है, ऐसे भी सारे समासों को इंगित करते हुए, या चार विकल्प देकर के पूछ सकता है कि द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इनमें से कौन समास नहीं है। तीसरा पूछने का तरीका, समास होते हुए भी कौन समास नहीं है। चौथा पूछने का तरीका, वह समास जो समास नहीं करता। तो कई भी तरह से आपको घुमा करके पूछेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि। ये समास नहीं है। बहुव्रीहि समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पदों में संकुचन नहीं, पदों में विस्तार करता है। समास का मीनिंग क्या है? छोटा करना, संकुचित करना, संश्लिष्ट करना, संक्षेपण करना। अभिग्रह का मतलब क्या है? विस्तार देना, व्याख्या करना, बृहद करना, विश्लिष्ट करना। तो बहुव्रीहि समास विश्लिष्ट करता है, व्याख्या करता है, विग्रह करता है, वो कभी भी समास नहीं करता। क्योंकि जब तक वो विग्रह नहीं करेगा तब तक तृतीयाक्षरे तीसरा अर्थ प्रकट नहीं होगा। यहां हमने नीलकंठ, नीलकंठ अलग अलग किया है, यहां पर बहुव्रीहि नहीं है। यहां पर केवल कर्मधारय, विशेष और विशेष कर्मधारय, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय दिख रहा है, और कर्मधारय के आधार पर हमने समास कर दिया। लेकिन ज्यों ही हम इसका विग्रह करेंगे, क्या? नीला है कंठ जिसका, तो किसका? शिव का। अब यहां पर क्या हो गया? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कभी पद का संकुचन या समास नहीं करता। बहुव्रीहि सदैव समासिक पदों का विग्रह करता है। उसमें समास का लक्षण नहीं, उसमें केवल विग्रह का लक्षण होने के कारण इन चारों में से बहुव्रीहि एक ऐसा है जो समास नहीं है। बहुव्रीहि एक ऐसा है जो समास होते हुए भी समास का कार्य नहीं करता। या ऐसे पूछ सकते हैं कि उद्धृत समासों में पर्यायवाची हेतु समास कौन सा है? ठीक है, उद्धृत समासों में पर्यायवाची हेतु समास कौन सा है, या उद्धृत समासों में विशेषण किस समास से निर्मित होता है? तो हम सीधे बहुव्रीहि कर देंगे, क्योंकि यही पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक दोस्तों, अब ये देखना है यार कि समास किस पर आधारित है? पद। समास का आधार क्या था? पद। इसे याद रखिएगा। संधि का आधार क्या था? वर्ण। समास का आधार पद। ठीक मित्रों, इस पर भी प्रश्न आते हैं, इन्हें भी आप गौर से देख लीजिएगा।
तो अब इस तरह से हम लोग अपने समास का चैप्टर पूरा किए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। संधि हो गई, वर्ण हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, जो बृहद चैप्टर हमारे हैं लगभग सब हो गए। ठीक है, समास भी हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इन पर चर्चा करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। अगला चैप्टर हम लोगों का प्रारंभ हुआ उपसर्ग प्रत्यय। इनके बारे में कुछ लक्षण हैं, उनको देख लिया जाए। पहले सबसे पहला इनका लक्षण मैं लिख रहा हूं, उसे ध्यान दीजिएगा कि ये माने दोनों, ये दोनों, ये शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। ये शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ठीक दोस्तों, भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये शब्दांश होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। शब्द के आदि या अंत में जोड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। ये चार मुख्य लक्षण हैं मेरे दोस्तों, इन पर आप गौर कर लीजिए। ये शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं, इनका अपना कोई निजी अर्थ नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पर निजी लिख दीजिएगा, थोड़ा निजी, इनका अपना कोई निजी अर्थ नहीं होता। भाषा में इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। आप ये चाहें कि भाषा में इनका कहीं स्वतंत्र प्रयोग कर लें तो हो ही नहीं पाएगा। ये शब्द के आदि यानी प्रारंभ में उपसर्ग के रूप में लगकर या अंत में प्रत्यय के रूप में लगकर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा उपसर्ग है और कौन प्रत्यय है। तो आइए दोस्तों, इसके लिए जरा सा देख लिया जाए।
मेरे मित्र, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मूल शब्द। मूल शब्द, इस मूल शब्द के आगे शब्दांश ही जुड़ता है। इस मूल शब्द के पीछे भी शब्दांश ही जुड़ता है। फिर अंतर क्या होता है दोस्तों, कि मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ा है वो शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, और मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ा है वह प्रत्यय कहलाता है। ये अंतर है गुरु, इसको याद रखिएगा। ये प्रत्यय कहलाएंगे और ये उपसर्ग कहलाएंगे। मूल शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। मूल शब्द के पीछे या अंत में या पदांत शब्दांश उपसर्ग होता है। पद के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है। अभी कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, इनसे शब्द निर्मित कैसे होते हैं, जिनका खुद ही अपना कोई अर्थ नहीं है, खुद ही अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, वह इकाई दूसरे नवीन शब्दों का जनक कैसे हो सकता है। एक तो गाना है ना फिल्मी, कि वो क्या बताएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं। पर यहां उस गाने का उल्टा है। जिन्हें अपना खुद का पता नहीं है वो अन्य का नए नए महल तैयार कर दे रहे हैं, पता ही नहीं, रास्ता भी तैयार कर दे रहे हैं। ये क्षमता है उपसर्ग और प्रत्यय का। तो आइए देखते हैं कैसे ये निर्मित हो रहे हैं। मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर एक शब्द रखा। मूल शब्द में हमने आपको शब्द दिया योग। अब देखिए, अब हमारे पास सिर्फ एक शब्द है योग। मैं इसके आगे लगा दिया प्र, क्या बन जाएगा, प्रयोग। इसके आगे हमने लगा दिया वियोग। इसके आगे हमने लगा दिया आयोग। इसके आगे हमने लगा दिया अभियोग। इसके आगे हमने लगा दिया उपयोग। अब आप अनुभव कर सकते हैं कि भाषा में हम प्र, वि, अभि, उप, इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते, और न ही इनका अपना कोई निजी अर्थ है। क्यों? क्योंकि जब भाषा में प्रयोग ही नहीं, भाषा में तो वही शब्द प्रयोग हो गए ना जिनका अर्थ हो, क्योंकि भाषा भाव की वाहिका है। अब भाव को वहन करने के लिए उन्हीं शब्दों का चयन होगा जिनका अपना अर्थ हो। तो जब इनका अपना कोई अर्थ ही नहीं है तो भाषा में प्रयुक्त ही नहीं होंगे, तो ये अर्थहीन भी हैं। जितना लक्षण लिखाया गया सब आप देख सकते हैं। अब आते हैं, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं, इनको याद रखिएगा। प्र, वि, अभि, उप, नि, दुर, दुस, तमाम 22 ये उपसर्ग हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब आइए योग के पीछे वाला सीनरी देखा जाए। यार ये क्या हो गया, हमने यहां लगा दिया बड़ी ई, क्या हो गया, योगी, है ना। हमने इसके आगे लगा दिया इता, क्या बन गया, योगिता। हमने इसके आगे लगा दिया नीय,
क्या बन गया? योगनीय। हमने इसके आगे लगा दिया त्व, कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो त्व आप बचा, तो योगत्वा, है ना। अब देखिए इता ई नी त्व, हमने यहां आसन लगा दिया, क्या बन गया? ये योगासन एक नए शब्द का है, ठीक है ना। शब्द का निर्माण हुआ, अलग अलग शब्द देखिए। अभी अपने पास एक ही शब्द था, अब इससे तमाम शब्द 1 2 3 4 5 देखिए बने, 5 शब्द बना दिया, और भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाते जाएंगे, इसके भिन्न भिन्न अन्य अर्थ भी तैयार होते जाएंगे। सेम यही दशा प्रत्यय का होगा। ठीक मित्रों, तो अब देखिए यहां पर हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ गए। दोनों के क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण तो यह है कि ये शब्दांश होते हैं, अर्थ नहीं होता इनका, अपना कोई निजी अर्थ नहीं होता, भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ये लक्षण, ये विशेषता आप सभी लोगों के सामने है, इसे आप देखें। अब अगर पूछा जाए कि भैया उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा कैसे आप देंगे? तो हम इसकी परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा तो आप लिख सकते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आदि मतलब प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ का शब्द निर्मित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आदि में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ का शब्द निर्मित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया? ये आपके उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अब सेम इसी तरह से प्रत्यय का क्या होगा? तो प्रत्यय के लिए आप कह सकते हैं वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, बस इतने अंतर है। ये आदि में जुड़कर, इसी की जगह अगर आप लगा देंगे अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, तो यही प्रत्यय का परिभाषा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो प्रत्यय और उपसर्ग क्या हैं, इनके लक्षण आपने देखा। कैसे नवीनतम शब्दों का निर्माण करते हैं, उसका आपको हमने उदाहरण भी दिया। अब आइए
एक एक करके हम लोग इसका चर्चा कर लें। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, कैसे इनको हम जानें। आओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए उपसर्ग। उपसर्ग से ही प्रारंभ कर लेते हैं। उपसर्ग, इन्हें जाने आप। इनकी परिभाषा हमने आपको लिख दिया, आप लिखा लिए होंगे। अब आइए उपसर्ग के सीधे भेद पर आते हैं। लक्षण आपको परिभाषा, लक्षण, पहचान लिखवा चुका हूं। उपसर्ग भेद। मेरे दोस्तों, उपसर्ग के कुल 3 भेद होते हैं। नंबर 1, संस्कृत का उपसर्ग। इनकी कुल मानक संख्या 22 होती है। दूसरा है हिंदी का उपसर्ग। इनकी कुल मानक संख्या 14 होती है। तीसरा और आखिरी उपसर्ग है विदेशी उपसर्ग। इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 14 होते हैं, विदेशी उपसर्ग की कोई भी मानक संख्या निश्चित नहीं की गई है। ठीक दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि यार हम कैसे जानें कि ये उपसर्ग संस्कृत का है, ये उपसर्ग हिंदी का है, ये उपसर्ग विदेशज है। तो इसको जानने का तरीका क्या है? तो इसके जानने का तरीका ये है दोस्तों कि उपसर्ग प्लस तत्सम शब्द बराबर संस्कृत का उपसर्ग, है ना। यानी लगा हुआ उपसर्ग अगर तत्सम शब्दों में है या तत्सम शब्दों में यदि कोई उपसर्ग लगा है तो वह उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। किसका उपसर्ग कहलाएगा? संस्कृत का। यानी यदि मूल शब्द तत्सम का है, उसमें कोई उपसर्ग लगा है तो वो संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। सामान्य ट्रिक कि उपसर्ग प्लस तत्सम बराबर संस्कृत का उपसर्ग, है ना। उपसर्ग प्लस तत्सम बराबर संस्कृत का उपसर्ग। यदि हमारा मूल शब्द तत्सम से संबंध रखता है या हमारा मूल शब्द तत्सम का है तो उसमें जुड़ने वाला जो शब्द है वह अरे शब्दांश या उपसर्ग है, वह संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। ठीक दोस्तों, अब आइए इसको कैसे जानेंगे?
तो इसको भी जानने का बहुत बढ़िया सा तरीका है यार। सेम हम देख लेंगे, उपसर्ग प्लस तद्भव या देशज बराबर हिंदी का उपसर्ग। ठीक दोस्तों, उपसर्ग यदि किसी तद्भव अथवा देश शब्द में जुड़ा हुआ है तो हिंदी का उपसर्ग कहलाएगा। जैसे ऊपर देखे ना, यदि उपसर्ग किसी तत्सम शब्द में जुड़ा होगा तो संस्कृत का उपसर्ग कहलाएगा। सेम वैसे ही कि यदि उपसर्ग किसी तद्भव अथवा देश शब्द में जुड़ा हुआ होगा तो हिंदी का उपसर्ग कहलाएगा। यानी मूल शब्द अगर तद्भव या तत्सम का होगा तो उपसर्ग हिंदी का, मूल शब्द अगर तत्सम का होगा तो उपसर्ग संस्कृत का। ठीक दोस्तों, इनको जानने का तरीका आपके सामने है, उसको अपना गौर से देख लीजिए। आगे चलें, देखिए विदेशी उपसर्ग। हम इसके बारे में भी यही फंडा अपना लेंगे कि उपसर्ग प्लस विदेशज बराबर विदेशी उपसर्ग। ठीक दोस्तों, तो यदि मूल शब्द विदेशज है, मूल शब्द विदेशज है, यानी विदेशज का मतलब हुआ विदेश जो माने जन्म लेना, वह शब्द जो विदेश की किसी भाषा का है और भारत में हिंदी में वो उसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है जिस अर्थ में वह अपने मूल भाषा में प्रयोग होता है, तो हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे? विदेशज, यानी वो विदेशी शब्द है। ठीक है ना? यानी विदेश की किसी भाषा में पैदा हुआ शब्द जिस अर्थ के साथ वह अपनी भाषा में प्रयोग होता है, यदि उसी अर्थ के साथ वह हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विदेशज। ठीक है ना? जिसमें विशेषकर अरबी, फारसी, तुर्की, डच, पुर्तगाली, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश आदि भाषाओं के शब्द समाहित। कुछ तो शब्द विदेशी ऐसे आपकी हिंदी में रच बस पच गए हैं, रच बस पच गए हैं कि उनको हटने से हिंदी लड़खड़ाने लगती है। भाई साहब, इतने प्रिय हो गए हैं हिंदी के लिए। जैसे आदमी, औरत, नमक, बीबी, कचहरी, कोर्ट, वकील, मुकदमा, फांसी, इन शब्दों को निकालिए, देखिए जैसे लगेगा कि हिंदी कमजोर होती जा रही है। ऐसे सारे के सारे शब्द क्या हैं? विदेशी। तो यदि मूल शब्द विदेशज है तो उसके आदि में लगने वाला उपसर्ग विदेशी उपसर्ग कहलाएगा। अभी केवल आपको लक्षण दे रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं। अभी हम सबके एग्जाम्पल आपको देंगे, सबके एग्जाम्पल देंगे। और विशेष करके जैसे ये 22 हैं
तो इन 22 की चर्चा करेंगे। ये 14 हैं, इन 14 की चर्चा करेंगे। इनको कम से कम 50 उपसर्ग बनाएंगे हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा अरबी, फारसी, तुर्की का प्रयोग हिंदी में होता है। इनको जाने, जैसे ला इलाज, ला जवाब, बे असर, बे हया, हम सफर, हम जोली, हम राज, खुश बो, खुश मिजाज, खुश गंवार, ठीक है ना। तमाम विदेशी ऐसे शब्द आएंगे जिनमें कि उपसर्ग लगे हुए हैं। अब गौर करना होगा कि यदि मूल शब्द विदेशज है तो उसे विदेशी बोलेंगे, यदि मूल शब्द तत्सम का है तो उसको संस्कृत का उपसर्ग बोलेंगे, और यदि उसका मूल शब्द हिंदी तद्भव अथवा देशज है तो हम उसे हिंदी का उपसर्ग बोलेंगे। ठीक मित्रों, तो ये हमारे भेद हो गए। भेद के लक्षण कौन है और भेद के कारण क्या है, ये भी हमारे सामने उद्धृत हो गए। तो मेरे दोस्त, अब ये भेद है, लक्षण है, संख्या है, इनको आप गौर कर लीजिए। इन पर प्रश्न भी बनता है, इन पे प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न इनका कैसे आपके सामने निकलता है कि वह विधा जो शब्दांशों पर आधारित है कहलाती है। वह विधा जो शब्दांशों पर आधारित है कहलाती है। प्रत्यय उपसर्ग, समास विग्रह, संधि विच्छेद या तीनों। किस पर टिक लगाएंगे दोस्त? उपसर्ग प्रत्यय पर, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय का आधार शब्दांश है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। अब आगे चलते हैं। आइए, इसके साथ अब हम लोग अगली क्लास में, मेरे मित्रों, अगली क्लास में हम उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद के बाद हम यहां से प्रारंभ करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। इन 22 की रचना करके देखेंगे। ठीक है, जो आपके पास मटेरियल होगा उनसे भी आप 22 उपसर्ग आप निकाल सकते हैं। उनका गठन कैसे किया जाएगा ये हम सिखा देंगे, उनकी संख्या आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक मित्रों, तो अब इस प्रकार से आज की क्लास हम विराम देते हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इसके साथ संस्कृत का उपसर्ग, इस विषय के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।